अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अहमद हसन और आप देख रहे हैं अहमद हसन लिंकाल। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। टॉपिक को ज़रा समझिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ट्रांसपोर्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन की किस फॉर्म में? चेन की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट हो रही है चेन की फॉर्म में, इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम देते हैं। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स यानी कि बहुत सारी प्रोटीन्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं और जो ट्रांसपोर्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन की, और इसके नतीजे में एनर्जी पैदा होती है। it is a process cluster of proteins present in the mitochondrial inner membranes transfer or transports the electron to form ATPs। ठीक है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि हम जानते हैं कि aerobic respirations take place in 3 steps: glycolysis, कार्बन साइकिल्स एंड एटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP एनर्जी सिंथेसाइज की जाती है, पैदा होती है। और ये भी जानते हैं कि कार्बन साइकिल से 2 ATP एनर्जी सिंथेसाइज होती है। और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो ATC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से सिंथेसाइज की जाती है। और कैसे होती है इस लेक्चर में हम देखेंगे। और आगे हमारे पास है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशंस। इसका मतलब ये कि बाय द डायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट की डायरेक्ट ब्रेकडाउन से को हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। और ये हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है? ये जो सबस्ट्रेट है ये एक फूड मॉलिक्यूल्स होता है। और हम जानते हैं कि कार्ब साइकिल तक टोटली ग्लूकोज टूट चुका होता है, जो ग्लूकोज होता है टूट चुका होता है। लेकिन यहाँ पर इतनी एनर्जी बहुत कम ही पैदा होती है। इससे बहुत कार्ब साइकिल में बहुत ही कम एनर्जी पैदा होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स में स्टोर होती है, जो है NADH और FADH। इसमें पैदा होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी, यानी कि पैदा नहीं होती, स्टोर हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स में इनमें स्टोर हो जाती है। और ये कि NADH और FADH का हर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और थोड़ा सा NADH को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। NADH मॉलिक्यूल होता क्या है? ये जो है ये क्या होता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? ये हाइड्रोजन से आते हैं। जिन हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे। जिन दो हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो 2 आयन बन जाएंगे। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन NAD प्लस रिसीव करेंगे तो ये बन जाएगा NAD-1। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ, आपको तो समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। 2 इलेक्ट्रॉन NAD प्लस ये रिसीव करेगा और तो ये बन जाएगा NAD-1। और इस नेगेटिव को जो यहाँ पर मैंने अभी बात की NAD-1 है, वो ये इसको न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन आयंस वो आकर यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ये हट जाएगा और
इसके बदले में NADH सिंथेसाइज हो जाएगा और एक प्रोटॉन मैट्रिक्स इसके ये NADH बन जाएगा फिर, और एक प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में पड़ा रहेगा। एक जो प्रोटॉन है मैट्रिक्स में पड़ा रहेगा। फिर तकरीबन आपको यहाँ ये भी चीज़ भी समझ आ गई होगी। और हम आगे चलते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है। हम देखते हैं कि आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। वेरियस मालिक्यूल्स इन्वॉल्व इन ATC, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत से मालिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ इनमें से ये FMN यानी कि फ्लेवोप्रोटीन्स, Fe.S यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन्स, यूबिक्विन्स जिसे क्यू के से ज़ाहिर किया जाता है, साइटोक्रोम्स यानी कि साइटो C, B, A और A3। ठीक है, दीज प्रोटीन्स अरेंज इन 4 कम्प्लेक्सेस। वो कौन से होंगे? कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3 एंड कम्प्लेक्स 4। ठीक है, और इन प्रोटीन को कम्प्लेक्सेस में डिवाइड किया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होती है। इनको कम करने के लिए इन कम्प्लेक्सेस में डिवाइड किया गया होता है। और हम देखते हैं कि इन प्रोटीन में इलेक्ट्रॉन की फ्लो और ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और ये कैसे एनर्जी पैदा करती हैं और इनसे एनर्जी कैसे पैदा होती है। ये कम्प्लेक्स 1 है। प्रोटीन को कम्प्लेक्स 1 में अरेंज किया गया है। कम्प्लेक्स 1 में 2 प्रोटीन है, ये आपको नज़र आ रही होंगी। एक फ्लेवोप्रोटीन है FMN यानी कि फ्लेवोप्रोटीन, दूसरी Fe.S यानी आयरन सल्फर प्रोटीन्स, और ये हमारे पास दूसरे नंबर पर कम्प्लेक्स 2 है जिसमें आयरन सल्फर प्रोटीन मौजूद है। इनके दरमियान जो ज्वाइनिंग फैक्टर जो है वो यूबिक्विन है। इनके दरमियान जो ज्वाइनिंग फैक्टर है वो यूबिक्विन है, यानी कि ये प्रोटीन नहीं है, ये कोएंजाइम है। और यहाँ पर कम्प्लेक्स 3 है, ये जो है इसमें भी प्रोटीन मौजूद है, यानी कि साइटो B, Fe.S एंड साइटो C1 मौजूद है। और फिर जो साइटो C है ये कम्प्लेक्स 3 को और 4 को जोड़ता है और कम्प्लेक्सेस का हिस्सा नहीं होता। और फिर हम कहते हैं कि NADH का मॉलिक्यूल क्या होता है, और हम कहते हैं कि इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन हैं, एनर्जी स्टोर होती है इनमें। और ये मॉलिक्यूल जब टूटते हैं, ये जो मॉलिक्यूल टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और हाइड्रोजन आयन की शक्ल में। ठीक है, और ये मैट्रिक्स में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम्प्लेक्स 1 में जाएंगे। कम्प्लेक्स ये जो है इधर लकीर बनी होगी, ये कम्प्लेक्स 1 में जाएंगे, वहाँ पर फ्लेवोप्रोटीन में जाएंगे। फ्लेवोप्रोटीन में जाएंगे, उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करेगी। फ्लेवोप्रोटीन जो इन इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करेगी और ये यूबिक्विन में चले जाएंगे। ठीक है, और FADH का मॉलिक्यूल है, और ये FADH का मॉलिक्यूल है, ये कम्प्लेक्स 2 को देगा और ये कम्प्लेक्स 2 को देगा। ये कम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज़ होंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मूव करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लेक्स 2 से फिर यूबिक्विन की तरफ आएंगे। ये लकीर बनी हुई है, यूबिक्विन की तरफ आएंगे। और फिर यूबिक्विन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को कम्प्लेक्सेस की तरफ भेजेगा और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होती हैं। फिर साइटो C होते हैं जो कम्प्लेक्स 4 में चले जाएंगे। फिर साइटो C से कम्प्लेक्स 4 की तरफ चले जाएंगे। और
और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज हो रही होती है, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज हो रही है और इन एनर्जी से एटीपी पैदा हो रही होती है। इन इलेक्ट्रॉन्स जब जैसे जैसे मूव करते होते हैं इनसे एनर्जी से एटीपी पैदा हो रही होती है, एटीपी के मॉलिक्यूल की तैयारी हो रही होती है। और लास्ट जो लास्ट प्रोटीन है यहाँ पर, जो यहाँ पर लास्ट प्रोटीन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट O2 का एटम एक्सेप्ट, ऑक्सीजन का एटम इनको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जो ये लास्ट प्रोटीन है ये वाली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इनको ऑक्सीजन का एटम एक्सेप्ट करता है। सो ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो दो नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएंगे, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ये जो हाइड्रोजन आयन जो मैट्रिक्स में मौजूद हैं इनको एक्सेप्ट करेगा और ये क्या बना देगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। और यहाँ पर बाकी एटीसी चेन और वाटर की तैयारी इसमें होती है। और वाटर यानी कि वाटर की तैयारी कहाँ पर होती है, वाटर की जो तैयारी होती है वो एटीसी में होती है, और यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और कार्बन डाइऑक्साइड की कार्ब साइकिल में रिलीज हो रही होती है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और नीचे मैंने कुछ लिखा है कि ईच नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरीज प्रोटॉन और मॉलिक्यूल्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्ट। इसका मतलब ये है कि ये पहले वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम होगा, जब ये दूसरे में जाएगा ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, फिर ये तीसरे में जाएगा और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और चौथे में जाएगा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर ये लाइन है, एवरी टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स मूव इट्स एवरी एनर्जी इट्स इज यूटिलाइज टू मूव मेक एटीपी, ठीक है। एवरी टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स मूव इट्स एनर्जी इज यूटिलाइज टू मूव एटीपी, ठीक है। और सो एवरी स्टेप इन रिडॉक्स रिएक्शन हैपनिंग, सो हर स्टेप पर रिडॉक्स रिएक्शन वाक़ई होता है, ठीक है। आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। थैंक यू।